अच्छे काम और एक अच्छे कर्म के डिसीजन पे हमें इग्नोर कर दिया। पर्सनैलिटी साथियों वो होती है कि आप कौन सा कोई ऐसा काम जो कर रहे हो ना, उससे हमारे आसपास के लोगों को पीड़ा ना पहुंचे, हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और अगर आप उससे संतुष्ट हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आपके किसी भी काम करने से और आपके किसी डिसीजन लेने से अगर किसी को दुख तकलीफ और ये सब चीजें हो रही हैं, तो वहां पर हमारी पर्सनैलिटी डाउन होती है और वो हमें काम करना भी नहीं चाहिए, वो डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए। सही है। एक कभी भी ना किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो एक आज जमीन से जुड़ा हो और चाहे कोई एक अच्छे पायदान में पहुंच गया हो, लेकिन साथियों एक ही चीज कहूंगा कि इंसान को ना जमीन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। कभी भी जमीन जमीन जिस व्यक्ति ने छोड़ दी ना, तो वो अहंकारी हो जाता है। फिर वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी नहीं बोलती, फिर उस व्यक्ति का अहंकार बोलता है फिर, है ना। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जमीन से आखिर क्यों जुड़े होना चाहिए। एक राजा हुआ करता था और उस गांव उस जो राजा का जो एरिया था, उधर पर एक सन्यासी हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी थे। और राजा ने एक मन में विचार किया, राजा ने विचार किया कि क्यों ना इस सन्यासी को मैं अपना मित्र बना लूं और अपने साथ में रखूं, क्योंकि ये ज्ञानी बहुत है, इसमें ज्ञान का भंडार है इसमें। तो इसको मैं अपने साथ में रखता हूं, अपने महल में रखता हूं। लेकिन वो सन्यासी बोलता है कि बोला मुझे कहीं भी नहीं रहना है, मुझे ये हीरे जवाहरात इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस राजा ने बोला नहीं, आप मेरे साथ में रहो, आपको जो चाहिए वो चीज हम देंगे। सही है। तो उसने बोले चलो ठीक है, एक शर्त पे मैं रहूंगा, मुझे आपके महल में एक कमरा दे देना और उस कमरे में कोई ना आएगा ना जाएगा, ना कोई कभी कुछ मुझसे पूछेगा कि मैं उस कमरे में क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। कहने का मतलब है कि जब तक मुझसे ये सवाल नहीं किए जाएंगे, जब तक मुझसे उस कमरे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तब तक मैं आपके साथ में रहने को तैयार हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब महाराज ने बोला कि ठीक है मंत्री जी, इसको दे दो, और उसको पद दे दिया, किसका? मंत्री का पद दे दिया फिर, और मंत्री को बना दिया सेनाध्यक्ष। मंत्री का पद दे दिया तो भाई, मंत्री का जब पद दे दिया तो मंत्री को तो आपको पता ही है कि राजा के बाद में दूसरा सम्मान मंत्री का ही होता है, उसके तो पूरी हुकूमत उसकी चलनी है फिर। वो जब सभा में बैठा करता था तो अपने वही बढ़िया से आभूषण और बढ़िया से अपने पोशाक पहनकर और तभी बैठा करता था। और उस सन्यासी के पास में तो कुछ भी नहीं था, जब पहले था तो वो अपने वही फटे पुराने से कपड़े और अपना एक कमंडल लिए हुए और उससे भिक्षा मांगता रहता था, उसी से वही खाना पीना उसका होता था। जब ये सारी चीजें राजा ने देखी, और राजा फिर वही होता ना, कान भरने वाली चीज, कानाफूसी होने लगी महलों में और समाज में कि महाराज आप उसको देखते नहीं हो, उससे पूछते नहीं हो, वो उस कमरे में जाता है क्या करता है क्या नहीं करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो देशद्रोही हो और वो हमारे षड्यंत्र कोई रच रहा हो, कौन से लोग आ रहे होंगे कौन से लोग नहीं आ रहे होंगे, कभी आपने पूछा नहीं उससे, आपसे ऐसी उसने शर्त रख ली और आप मान भी गए। आप क्यों नहीं जानना चाहते हो उसके बारे में?
लेकिन उसने एक ही चीज शर्त रखी थी कि अगर आपने या किसी भी व्यक्ति ने उस कमरे के बारे में मुझसे कभी भी पूछा या जानने की कोशिश की, तो उसी क्षण में महल को त्याग करके अपने पुनर्जीवन में आ जाऊंगा। और राजा ये कभी नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ छोड़कर कभी भी जाए, क्योंकि वो जो था वो ज्ञान का भंडार था। सही है। आप में से ही बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ज्ञान के भंडार है, और आप लोगों को छोड़ के भी हम लोग जाना नहीं चाहते हैं ना। आप लोगों का साथ हमेशा रखना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी कहो कि बोला कि सर ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मेरे से ये मत पूछो, हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। इसी तरीके से वो सन्यासी ने भी राजा के सामने एक शर्त रख दी। आप लोग भी जैसे शर्त रख देते हो ना कि सर क्लासें कितनी भी लो, है ना, ट्रेनिंग कितनी भी लो, लेकिन एक चीज मत पूछना बस, है ना। और वो चीज क्या है? चलो आज भी नहीं पूछेंगे। अब वो कल हो चुका है, जो हो चुका तो हो चुका है। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, और आपको बधाइयाँ हमारे गुरुजी ने भी दे दी है कल। तो उसी तरीके से सन्यासी ने भी शर्त रख दी कि महाराज अगर आपने हमसे पूछ लिया तो फिर हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो हम भी नहीं चाहते कि हमारे आप साथी, कितने प्यारे प्यारे साथी हो, तो आप छोड़ के जाओ। तो उसी तरह से वो राजा भी नहीं चाहते थे कि हमारे ये सन्यासी चले जाएं। और वो कहते नहीं कि एक इंसान को आके कब तक वो सहन करेगा, भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, नहीं महाराज उसको देखो ढूंढो, उसको क्या, कुछ तो है, गड़बड़ है कुछ, है ना। वो सीआईडी वाला नहीं है प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो अब राजा को भी वो बताने वाले बहुत से आ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अब राजा को भी फिर एकदम हो गया कुछ तो गड़बड़ है। तो एक बार उसको कुछ भी नहीं सूझी, और इंस्पेक्टर दया जैसा उसका भी एक चेला चपाटा था, बढ़िया सा बॉडीगार्ड, जैसा प्रद्युमन के पास में था दया। तो उसने देखा कि सन्यासी आज थोड़ा सा साइड में है कहीं, तो उसने उसको बोला अपने पहलवान को कि दया तोड़ दे दरवाजा, आज आखिर देख ही लेता हूं कि आखिर इस दरवाजे के पीछे का राज क्या है। राइट। और आपको जब ये बताऊंगा तो जानकर हैरानी होगी, और जब राजा ने भी जब अंदर जाके देखा तो राजा भी भौचक्का रह गया, देखकर हैरान हो गया। राजा तो राजा, पूरी प्रजा हैरान हो गई कि आखिर उस दरवाजे के पीछे उसके वही वस्त्र थे जो वस्त्र वो पहले पहना करता था और भिक्षा लिया करता था। पूरी चार दीवारी में ना तो कोई सीनरी थी, ना कोई पर्दे थे, ना कोई आभूषण थे, ना कुछ भी नहीं था, ना कोई पलंग था, ना गद्दे थे, कुछ भी नहीं। वही अपना एक कमंडल, और वही पोशाक, फटे कपड़े। और जब उसने अंदर प्रवेश किया तो पीछे से सन्यासी भी आ गया। सन्यासी ने बोला महाराज आपने कहा था कि हम आपसे पूछेंगे नहीं, और हमने आपसे वादा किया था कि जिस दिन आपने पूछ लिया उस दिन हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। और उसने बस वही पोशाक उठाई, पहनी, और उन्होंने अपने जो वस्त्र दिए हुए थे जो मंत्री पद के, वो सारे के सारे अपने वस्त्र और आभूषण वहीं छोड़े, और अपनी पुरानी चीज में आके और बस अपना कमंडल उठा के चल दिए। लेकिन महाराज ने एक चीज पूछी कि आखिर आप जाओ, देखो आपसे हमने वचन दिया था अगर आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन हम आपको जाना तो नहीं, जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आखिर इस कमरे में ये चीज क्यों रखी हुई है? तब उसका जवाब सुनिएगा।
उसने कहा महाराज मैं कभी आपकी कुटिया में मंत्री पद पे आया ही नहीं था, मैं आपके इस महल में कभी मंत्री पद के लिए कभी आया ही नहीं था और कभी मैंने अपने आप को मंत्री समझा ही नहीं था, मैं वही सन्यासी हूं, क्योंकि वो मुझसे कोई कभी छीन नहीं सकता। राइट, वो मुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता, और ये तो आपका दिया हुआ है, आपने एक समय था जब आपने दिया था और आज वो समय है कि आपको मैं लौटा रहा हूं, लेकिन ये चीज मेरी है। और जब भी आप कोई मुझसे निर्णय कोई फैसला लेने का जब समय बोलते थे कि बोला कि मंत्री जी आप फैसला लीजिए, तो आप सोचते थे कि बोला कि आप पूछते भी थे कि उस समय जब कोई फैसला लेना होता था तब मैं इस कमरे में क्यों आता था, तब मैं उस समय ये फैसला लेने के लिए इस कमरे में आता था कि इस जगह से नहीं, इस पद से नहीं, इस पद से मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो जब हमें भी जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा फैसला लेना होता है ना, तो अपने आप को जमीन पर रख के तब कोई फैसला लेना चाहिए। सही है। पर्सनैलिटी वो होती है जो किसी के दिल और दिमाग पर घर कर जाए, वो होती है पर्सनैलिटी। पैसा अपने आप आता है, अगर आप पैसा कमाने पे अगर सिर्फ भागोगे तो पर्सनैलिटी कभी नहीं आएगी। सही है। आप लोगों को कमाना शुरू कर दो, लोग, और जिसके पीछे भीड़ खड़ी होती है ना, उसके पास में बता दो कि आज जिसके पीछे भीड़ खड़ी हुई है उसके पीछे कभी भी किसी को धन या दौलत की कमी हुई हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो फिल्म एक्टर है, इसके पीछे कभी कोई दुनिया नहीं खड़ी थी, तब इसके पास में कुछ नहीं था, और देखो एक जरा सा डायलॉग उसको कितना हिट कर जाता है। उसकी रंग रूप शकल सूरत कुछ नहीं है, उसकी ना तो कद काठी है, क्या उसको आप पर्सनैलिटी बोलोगे? वही आप ऋतिक रोशन को देख लो तो उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं, है ना, हमारी नजरों से, है ना, जिसको हम अपनी नजरों से जो सोचते हैं कि हाँ ये पर्सनैलिटी है, दैट इज द पर्सनैलिटी, है ना। ऋतिक रोशन को आप बोलोगे कि ये पर्सनैलिटी है, लेकिन आप उधर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बोलोगे तो ये पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन क्या उसके पास भीड़ की कमी है? आज शायद है कि ऋतिक रोशन को लोग इतना पसंद नहीं करते होंगे जितना नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पसंद करते हैं। सही है। सकल सूरत में तो राहुल गांधी भी बहुत अच्छे हैं, फिर मोदी को क्यों पसंद करते हैं? भाई वो तो यंग लड़का है, बिल्कुल नई सोच, है ना। तो शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता है साथियों, इमेज अपनी बनानी पड़ती है, पर्सनैलिटी उसको बोलना पड़ता है ना। तो आपकी जीत और आपका अस्तित्व ही, आपकी जीत और आपका अस्तित्व ही आपकी पर्सनैलिटी है। राइट, समझ में आ गया? आप पर्सनैलिटी के पीछे तो नहीं भागोगे कि नहीं बढ़िया से हेयर स्टाइल कर ली, बढ़िया से सूट बूट टाई में और बस घूमने लगे, बोल गए पर्सनैलिटी बन गई। करो, वो करो, मैं नहीं मना करूंगा, ये मत करो, लेकिन उसके साथ में यहां से पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है, यहां से। सही है कि इंसान को इंसान बनो पहले, इंसान, है ना। इंसानियत जिस दिन छोड़ दी, उस दिन समझ लो जिंदगी में असफलता हमारी फिर कदम चूमने लगेगी। राइट, 9:19 हो चुके हैं। एक सवाल और लेते हैं, और एक सवाल के साथ में मैं इसको खत्म करूंगा, क्योंकि एक सवाल का जो जवाब होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है।
क्योंकि किसी भी चीज को अभी तक आप लोगों को इतनी बारीकी से शायद नहीं समझाया ना, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक बार में समझ में नहीं आएगी ये सारी चीजें। मैं इन चीजों को काफी बहुत दिनों से पढ़ रहा था, बहुत दिनों से। आज मैंने यूट्यूब पे भी एक ऑडियो डाली है, इस चीज को ही मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा था। आज मैंने डाला है कि क्या वास्तविक जीवन में जो हम आज की तारीख में कुछ कुछ भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं या अपना लाखों की पूंजी लगा के व्यापार खोल के बैठे हुए हैं, क्या हमें लगता है कि वो सिक्योर है? सुनिएगा, वो 7 मिनट की ऑडियो है, सिर्फ 7 मिनट की, यूट्यूब पर सुनिएगा। शायद है कि आपकी जिंदगी में वो 7 मिनट की ऑडियो कुछ फैसला लेने के लिए आपको हेल्प कर दे। राइट। एक सवाल है, और ये कुछ दिन पहले मेरे पास में एक सवाल आया था कि जब हम निर्णय लेते हैं, एक व्यक्ति ने ना मुझे कहीं से, हाँ वो उसने वो पूछा था, लिख के पूछा था मेरे से कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक सही निर्णय होता है और एक गलत निर्णय होता है, सही है। और जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें वो काम करने के बाद पता चलता है कि ये सही है कि ये गलत है। लेकिन पहले कैसे पता करें कि ये निर्णय हमारे लिए सही है कि गलत है? समझे सवाल को? अगर आपने पहले के सवालों को अगर सही तरीके से लिखा होगा तो इस सवाल को दोबारा से जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। मैं इससे रिलेट करता हूं, देखो पहले, इससे पहले जो सवाल था, आपके पहला सवाल था कि राइट डिसीजन कैसे मिलता है हमें, है ना? राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है? वो कब लिया जाता है? जब कोई बात, कोई चीज, कोई हमारे माइंड में स्पार्क करती है। और स्पार्क क्या करती है उसकी डिटेल में व्याख्यान कर चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। ठीक है। जिसको नहीं सुन पाए हो, जो लेट आए हो, वीडियो पर सुन लेना, भेज दूंगा। दूसरा मेरा था कि हम निर्णय कैसे लें, है ना? कोई भी फैसला हमें लेना कब लेना चाहिए ना, कैसे लेना चाहिए, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल था कि अगर हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो कुछ समय के बाद में हमें ये क्यों लगने लगता है कि ये निर्णय मेरा गलत था, और हम उस असमंजस में क्यों पड़ जाते हैं कि ये मैंने जो निर्णय लिया ये सही था या लोग मुझे जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लोग बोलते हैं कि ये गलत है और मैं बोलता हूं कि ये सही है। तो उस डाउट में हम बिन पैंदे के लोटे की तरह मंडराते रहते हैं और हम जो है ना आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। राइट। तीसरा सवाल था ये। चौथा सवाल था कि मैं कैसे अपने जीवन का एक सही लक्ष्य तय करूं और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करूं। अगर आप लोगों ने ये 4 सवालों को सही तरीके से लिखा होगा और सही तरीके से समझा होगा तभी समझ में आएगा। इनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डिसीजन जो है ना, शब्द एक है। ये डिसीजन के ऊपर आप बोलो तो 1 महीने सेशन चल सकता है, इसके ऊपर 1 महीने तक कंटिन्यू। और ये आने वाले समय में आप लोगों से भी पूछा जाएगा कि एक डिसीजन के ऊपर आप लोगों को सेशन लेने पड़ेंगे, और आप लोगों को कम से कम, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट तो बोल ही सकते हो। मेरे लिए तो ये टाइम भी कम पड़ रहा है कि मैं 8 बजे से 10 बजे तक बोल रहा हूं, तो ये टाइम भी कम है मेरे लिए।
अब इस 5वें क्वेश्चन को दोबारा से बोलूंगा और लिखना है, अगर नहीं लिखते हो तो फिर वो आपकी गलती है। हम जब कोई निर्णय लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, राधिका मैडम की डायरी नहीं मिलेगी और डायरी मिल जाएगी तो पेन नहीं मिलेगा। अरे सर वो यशिका सब फेंक देती है। चलो कोई बात नहीं, डायरी कोई तो बात नहीं। सब आप फेंक। इसीलिए मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो पूजा मैडम भी बिजी है, बाकी सब लोग बिजी हो, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। मुझे आप लोगों से कोई इतना वो नहीं है ना। लेकिन है ना, जो लिख सकते हैं लोग, मैं उनकी बात करता हूँ। देखो जैसे रेणुका मैडम है, वो लिख रही है ना। तो जो व्यक्ति लिख सकता है ना, वो देखो एक चीज क्या होती है, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग मैं नहीं लेता हूं, मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, मेरी लाइव ट्रेनिंग, मैं सोचो कि मैं, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग का पेड कर चुका हूं, मैं पेमेंट दे चुका हूं। मैं एक ट्रेनिंग का 5,000 रुपए दे चुका हूं, एक ट्रेनिंग का 15,000 रुपए दे चुका हूं, एक ट्रेनिंग का 10,000 रुपए पेड कर चुका हूं। और सोचो कि मैं उन ट्रेनिंग को लाइव नहीं ले पाता हूं, लेकिन लाइव लेने का जो मजा है ना, वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता। ठीक है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है वो मैं समझता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप फिर भी बाद में सुनो और समझो, एक बार नहीं, दो बार, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार देखो, समझो उसको। मैं पता, मैं उन वीडियोस को, एक घंटे की वीडियोस को, एक एक चीज, और आप क्या समझते हो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो ये चीजें मैं नहीं नोट करता हूं क्या? ये 4 दिन के सेशन मेरे पास में नोट डाउन है हर एक पॉइंट। मेरी डायरियां आप देखोगे, मेरा कमरा देखोगे तो भरिया पड़ा हुआ है डायरियों से, किताबों से। जैसे रेणुका मैडम के पीछे दुकान में ये कपड़े भरे पड़े ना, वैसे मेरे घर में ना किताबें भरी पड़ी हैं, डायरियां भरी पड़ी पड़ी हुई हैं, है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब 5वां सवाल लिखो कि हम जब कोई निर्णय लेते हैं और एक सही होता है और एक गलत होता है, और ये हमें बाद में पता चलता है कि ये निर्णय जो हमने लिया है ये सही है या गलत। तो मेरा सवाल ये है कि हम निर्णय लेने से पहले कैसे पता करें कि ये सही निर्णय है और ये गलत है। नहीं समझ में आया? क्या समझ में तो आ गया सर, क्वेश्चन तो हम समझ जब में आ कोई गया। भी फैसला लेते हैं तो उसके पीछे दो सवाल खड़े होते हैं कि एक सही होता है फैसला और एक गलत होता है फैसला। और सही और गलत का हमें आभास जब उस फैसले को ले लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये मैंने सही लिया या गलत लिया। अब मेरा सवाल ये है कि किसी भी फैसले को लेने से पहले कैसे पता करें कि ये फैसला सही है या गलत है। इसको पहले लिख लो, बाद में पढ़ लेना, 10 बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है क्या। सर जिस जिस मतलब जिस काम के लिए फैसला लेना है उसकी पहले पूरी इंक्वायरी कर ले अच्छे से। जैसे हम किसी को प्लान दिखाते हैं, AWPL के बारे में सब बताते हैं, तो नहीं, जैसे ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, खासकर जो लोग अभी तक किसी भी चीज को सुनकर और डिसीजन नहीं ले पाते। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर कोई कंपनी या किसी चीज की मैं बात नहीं करता हूँ, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था। और हाँ। ये 4 दिन के सेशन में मेरे को बता दो कि कभी मैंने अपनी कंपनी का नाम लिया हो, नहीं वो तो ठीक है है ना। बट एक मैंने एग्जांपल 4 दिन के दीजिए। सेशन में कभी अपनी कंपनी का नाम लिया हो, कभी मैंने प्लान का नाम लिया हो, कभी मैंने पैसे का नाम लिया हो कि आपको इतना पैसा लगाना है ना। या मैंने कभी बताया हो, आपसे कोई वादा किया हो कि नहीं आप इतना पैसा कमा जाओगे, किया? नहीं किया ना। नहीं। लेकिन ये यकीन दिलाता हूं कि ये 4 दिन के सेशन है, अगर कोई व्यक्ति को आप सुना दोगे ना तो वो डिसीजन ले चाहे ना ले, लेकिन आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा
कि आप काम क्या करते हो कि ये जो सेशन आपने लिए, इन सेशन से किसी व्यक्ति ने अगर बारीकी से सुनेगा तो उसकी दिमाग की बत्तियां हिल जाएंगी, है ना। अब ज्यादा समय नहीं लेते थे, वो मात्र आधा घंटा रह गया है। आप आधे घंटे में मैं कैसे कवर करता हूं वो देखो, इस सवाल के जवाब को, कि कोई भी, अब इस सबसे बड़ी चीज तो, अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि इस सवाल को आपने अगर लिखा है तो लिखा क्यों। पहला सवाल, सवाल का जवाब, सवाल, इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन सवाल का जवाब, सवाल, कि अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो फिर ये सवाल आपने लिखा क्यों। है किसी के पास जवाब। अब ये बोलोगे कि सर आपने बोला था इसलिए लिखा, ये कोई जवाब नहीं हुआ। मेरा सवाल है कि आपने ये सवाल लिखा क्यों आखिर। और अब अगर मैं किसी से पूछता हूं तो हर व्यक्ति फिर वो पढ़ के बताएगा मुझे। देखो, अगर ये सवाल आपके माइंड में उठा भी और आपने कभी सवाल कोई लिखा भी, कोई भी सवाल अगर आपने लिखा, आपके माइंड में आया और आपने अगर अपनी डायरी में लिखा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी स्टूडेंट या कॉलेज लाइफ में कभी कोई बच्चे को एग्जाम टाइम में चीटिंग के पेपर जो लाते हैं उसमें कभी कोई सवाल लिख के लेके आता है क्या। सारे के सारे जवाब ही तो लिख के लेके आते हैं, है ना। कोई आस्तीन में छुपा के लेके आता है, कोई पॉकेट में, कोई बेल्ट में, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब, है ना। मतलब ये सोचते हैं कि टीचर तो उल्लू बैठा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं कि टीचर भी किसी जमाने में स्टूडेंट था, है ना। टीचर भी जो यहां तक पहुंचा है वो भी पहले यही करके आया है, तो उसे सब कुछ पता है कि कहाँ कहाँ छुपा सकते हो तुम, है ना। तो कभी किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन लिखते हुए नहीं देखा होगा आप लोगों ने, है ना। सही है। हर स्टूडेंट आंसर लिख के लेके आता है। तो फिर हमारे दिमाग में ये सवाल क्यों आया। हमारे दिमाग में ये सवाल क्यों आया और ये हमने लिखा क्यों। पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हमने लिखा क्यों। बड़ी गंभीरता वाले अब तो सवाल होने लगे हैं ना, सोचने में दिमाग में, मतलब ये नसें फट जाएंगी अब तो, कितना सोचेंगे, हैं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये बता सके कि मेरा फैसला ये सही है या गलत। ये आप नोट डाउन कर लो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फैसला लेने से पहले कोई ये बता सके कि ये फैसला मेरा सही है या गलत। पर अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं ये फैसला मेरा सही है और ये मेरा काम सही है, तो वो व्यक्ति नहीं है, वो उसका अभिमान है, उसका अहंकार है। वो फिर इंसान नहीं बोल रहा, वो इंसान नहीं बोल रहा है कि ये मेरा फैसला सही है, वो उसका अहंकार बोल रहा है। सही है। और जो व्यक्ति अगर ये किसी सामने वाले व्यक्ति पे थोपने की कोशिश और कर देता है कि नहीं, कि ये पहले कुछ सेशन में आ चुका है पहले, है ना, ब्लेमिंग वाले सेशन में आ चुका है कि आई एम राइट और यू आर रॉन्ग, कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। अगर ये थोपने की कोशिश करता है कोई,
तो समझ लो कि वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है फिर, है ना। वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है और भयानक है फिर, क्योंकि अहंकारी है वो। सही है। क्योंकि आप अपने अंदर, क्योंकि सॉरी डिस्टर्ब हो गया था, आवाज आ रही थी बाहर से। क्योंकि आप अपने अंदर इतना संघर्ष पैदा कर लेते हैं, आप अपने अंदर इतना संघर्ष पैदा कर लेते हो कि आप अपने सवालों से खुद गिर जाते हो कि ये मैंने डिसीजन जो लिया है ये मेरे लिए सही है या गलत हो सकता है। ये डिसीजन लेने का जो फैसला होता है ना, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हो, और आप ले सकते हो, सिर्फ आप ले सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरे का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि नहीं वो बताएगा तो मैं डिसीजन लूंगा, और फिर वो बोलेगा कि ये सही है तो फिर मैं मान लूंगा कि सही है, अगर वो बोलेगा कि ये गलत है तो फिर मैं मान लूंगा गलत है। समझ रहे हो बात को, कि वो जब बोलेगा, हम मतलब क्या है ना कि अपने सवालों में खुद घिर जाते हैं। हम अपने आप से ही संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने आप से ही पूछ नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा सही है कि गलत है। और सही गलत का फैसला सिर्फ आप ले सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। पहले सवाल का जवाब ये रहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले हम कैसे डिसीजन लें कि ये सही है कि गलत है। तो ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये डिसीजन लेने से पहले नहीं बोल सकता कि ये सही है या गलत है। अब सही कैसे है और गलत कैसे है, सही वो चीज होती है कि आपके उस कार्य करने से किसी को दुख ना हो, तकलीफ ना हो। तो दैट मीन्स क्या है कि वो फैसला आपका सही है। अगर आपके फैसले लेने से किसी को तकलीफ हो रही है, आपके काम करने से किसी को दुख पहुंच रहा है, आपके काम करने से किसी को तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, तो फिर समझ लो वो फैसला आपका गलत है। आप किसी भी फील्ड में काम करो, अगर उस फील्ड में आपका जो काम करने का जो जो भी काम कर रहे हो, अगर उससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को हर्ट हो रहा है, तो समझ लो वो फैसला आपका गलत है। और अगर आप किसी के हित में काम कर रहे हो, किसी की सेवा भाव से अगर काम कर रहे हो, तो वो आपका डिसीजन सही है। सिंपल। समझ में आया सही गलत का निर्णय कैसे पता कर चलेगा। उसके बाद में कि ये पहले पहले फैसला करना कि ये सही है कि गलत है, ये सिर्फ आप कर सकते हो। ये सवाल आपके मन में होना ही नहीं चाहिए। हम संघर्षों से, लाइफ में इतने संघर्ष आते हैं कि हम उन संघर्षों की वजह से हम फैसला नहीं ले पाते कि ये मेरे लिए जो सही है कि गलत है। एक अच्छी चीज को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी हम शक की निगाह से देखने लगते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं कि दैट इज राइट और रॉन्ग। सही है। आप अपने अंदर सिर्फ मानवता को जन्म दो, मानवता को। एक इंसान बनो, मानवता को जन्म दो। क्योंकि एक पशु जो होता है, वो पशु और इंसान में क्या फर्क रहता है, पशु और इंसान में क्या फर्क रहता है। पशु और इंसान में फर्क रहता है कि पशु की जो क्षमताएं हैं वो एक सीमाओं में बंध के रह जाती है ना। जो वो काम करता है या कुछ भी करता है तो वो एक सीमा में बंध के रह जाता है, सीमा से बाहर नहीं जा सकता वो। और इंसान अपनी क्षमताओं को सीमाओं से बाहर
लेके जा सकते। फर्क है। और ये फर्क क्या है, क्यों होता है? क्योंकि जो मस्तिष्क जो ज्ञान एक्सेप्ट करने की जो क्षमता हमारे अंदर जो वो ईश्वर ने दी है, वो पशु के अंदर नहीं दी। सही है। आप उसको जितना गाइडलाइन करोगे ना, वो उसी गाइडलाइन के अनुसार ही चलता है एक जानवर। और एक इंसान जो होता है वो अपनी क्षमताओं को जहां तक पहुंच जाता है, उस क्षमताओं से भी फिर उसको फैलाने की कोशिश करता है, अपनी सीमाओं का दायरा बढ़ाने का कोशिश करता है। फर्क दोनों में इतना होता है। सही है। तो हमें मानवता में आना चाहिए। मानवता में क्यों आना चाहिए? क्योंकि गुप्ता जी का क्या नेटवर्क बार बार इशू हो जाता है, कि बार बार चले जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाता हूँ बीच में। टॉपिक बहुत खतरनाक है ये, डिसीजन वाला बहुत ही खतरनाक है ये। इसके कुछ पॉइंट और रह गए हैं साथियों, इसके बारे में बाद में बात करेंगे फिर कभी। ठीक है। बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं इसके पीछे, और धीरे धीरे आपके लिए और भी कुछ लेके आएंगे। एक चीज सर वॉइस नहीं आ रही, अनम्यूट तो का हो गया। आवाज नहीं आ रही है। अब आई। सिर्फ ये एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस इंसान के सबसे बड़ी चीज तो क्या है ना, इंसान बनो और इंसान के लिए काम करो बस, है ना। निस्वार्थ भाव से अगर किसी चीज को आप करने में लग गए, किसी भी काम को निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ मत देखना कभी भी किसी काम के पीछे, कि नहीं मुझे इससे कोई बेनिफिट होगा तो ही मैं इसको बताऊंगा, नहीं। अगर मुझे है ना, इस व्यक्ति को तो ट्रेनिंग तभी दूंगा जब ये बिजनेस लाके मुझे देगा तब, नहीं तो इसको तो रिमूव मार देंगे, है ना। इस व्यक्ति को हम ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, इसको टीम में शामिल नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये स्वार्थ भाव हो गया, है ना। और मैंने तो शुरू से कभी ये सोचा ही नहीं है कि मेरी ट्रेनिंग में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मेरी ट्रेनिंग में कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। मेरी ट्रेनिंग में देख रहे होगे कितने लोग हैं जो वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ लेटे हुए हैं, सोए पड़े हुए हैं, है ना, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि वो कैमरे के पीछे छुपे हैं। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो निस्वार्थ भाव से दोस्तों काम करो, और रियली बता रहा हूं, जब निस्वार्थ भाव से किसी काम को किया जाता है तो पूरी कायनात, आप जिसे पाने की कोशिश करते हो, पूरी कायनात शिद्दत से उस मंजिल को आप तक मिलाने में लग जाती है। सही है। और रही बात कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, तो साथियों इस चीज का फैसला किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी इंसान में नहीं है। उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि ये डिसीजन मेरा सही है और ये डिसीजन मेरा गलत है। सही है। किसी भी इंसान में इतनी क्वालिटी नहीं है। अगर वो इंसान पहले से ये बता दे कि ये डिसीजन मेरा सही है या गलत है, तो फिर वो इंसान ही नहीं, वो देवता बन जाएगा। और आज का एक आखिरी सवाल और ले लो, ठीक है ना, इतना तो एक हो गया, अभी समय है, एक आखिरी सवाल और ले लो। ये शायद है कि आपके लाइफ में ना कुछ टर्निंग पॉइंट ला दे, कि हाउ टू मेक राइट और फास्ट डिसीजन, हाउ टू मेक राइट एंड फास्ट डिसीजन। और इसको मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से रिलेट करके मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति को आप नहीं पूरा विश्व जानता।
रतन टाटा, वो कहते हैं कि मैं डिसीजन लेने पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं डिसीजन लेकर उसको सही करने पर विश्वास रखता हूं। डिसीजन लेकर और फिर उस डिसीजन को क्यों लिया और उसको सही करने में मैं विश्वास रखता हूं। अब आप बात को समझो, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपके पास में क्या चीज होनी चाहिए, वो मैंने बताई थी, शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है? SWOT। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं किसके माध्यम से? FIM ट्रेनिंग। ठीक है, शॉर्ट। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, और O फॉर अपॉर्चुनिटी, और T फॉर थ्रेट। ठीक है, किसी भी काम को, जब कोई भी काम आपके सामने आता है और कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, तो ये चीज जो है ना, हमें कोई भी डिसीजन को लेने के लिए ये 4 कैटेगरी को आप अपने अंदर, पहले ये सवाल आपके मन में आने चाहिए और इन सवालों के आधार पे आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। कैसे, बताता हूं। स्ट्रेंथ, ये 4 कॉलम बनाओ। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा आपका वीकनेस, तीसरी आपकी अपॉर्चुनिटी, और चौथा आपकी थ्रेट यानी चैलेंजेस। मान लो आपने कोई भी दुकान खोलने के लिए किसी ने सजेशन दिया, ठीक है, आपको मान लो 5,000 10 सॉरी 5 लाख या 10 लाख रुपए लगा के आपने कोई दुकान खोलने का आपको मन में आया और आपके पेरेंट्स भी एग्री हो गए। अब आपको दुकान खोलने से पहले, है ना, दुकान खोलने के इससे पहले क्या देखना है कि इस क्षेत्र में मेरी स्ट्रेंथ क्या है। दैट मीन्स क्या, नॉलेज क्या है मेरी। सही है, मेरी नॉलेज क्या है। उसके बाद में आपकी इस क्षेत्र में वीकनेस पॉइंट कौन कौन से हैं, उन वीकनेस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। अगर आपको लगता है कि इधर पे आपकी नॉलेज नहीं है और नॉलेज आपको मिल सकती है बाद में, तो वो आपका वीकनेस पॉइंट नहीं रहेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पास में पॉइंट है कि हाँ, कि आप सीख सकते हो इसमें, आपके पास में है समय। जैसे अपना व्यापार है, तो अपने व्यापार में क्या है कि लोग सीख सकते हैं, आने के बाद भी सीख सकते हैं। लर्निंग प्लस अर्निंग, यहाँ पे क्या, लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों चीजें हैं, है ना। तो वो क्या है, वो हमारी क्या, स्ट्रेंथ में चला जाएगा। वीकनेस में क्या है, मान लो आपने दुकान खोली लेकिन आपको उसका दुकान का अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि आपको अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी से आपके आने वाले समय में कितनी ग्रोथ क्या हो सकती है। तीसरा कॉलम बनाओ, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको मिली है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप आने वाले समय में आपकी ग्रोथ क्या बोलती है। और चौथा कॉलम बनाओ कि इस काम को करते समय आपके पास में चैलेंजेस कितने आएंगे, उस चैलेंजेस को आप पार कर सकते हो या नहीं। अगर ये चारों चीजें किसी भी काम को करने से पहले ये कॉलम आपके पास में रिटन में होंगे, तो आप उसमें डिसीजन जल्दी लेने को में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम ये सोचते हैं कि एवरीथिंग कांट बी परफेक्ट, तो एवरीथिंग परफेक्ट कभी नहीं होता है, एवरीथिंग कांट बी परफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज को सोचो ना कि ये परफेक्ट है, ये जब परफेक्ट होगी तब मैं करूंगा, है ना। ये मैं दुकान खोलूंगा तब, जब मैं इसके परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं खोलूंगा, है ना। अब रेणुका मैडम सोचती कि नहीं, पहले मेरे पास में 100 ग्राहक हो जाते तभी मैं दुकान खोलूंगी, तभी मैं माल भरूंगी, तो वो 100 ग्राहक कभी होते भी नहीं, है ना। दो भाई, ग्राहक थोड़ा बैठा रहेगा कि अब वो बोले मैं अपने बेटे को ना डॉक्टर तब बनाऊंगा जब मेरे यहाँ पेशेंट लाइन लगाना शुरू कर देंगे। तो तू अपना भैया बेटा अपने पास में रख, वो डॉक्टर तब बनाना जब पेशेंट तो ना बैठा रहेगा कि बोले कि नहीं, जब तेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, विलायत जाके पढ़ाई करेगा, तभी मैं तेरे पास ही आके दिखाऊंगा, राइट। तो कभी भी आप अगर, दूसरा चीज ये पॉइंट बोल रहा हूं कि आपको अगर ये 4 कॉलम आप लिख भी लेते हो, तो आप ये मत समझना कि आप परफेक्ट होने के बाद अगर इस काम को करोगे, नहीं।
अगर फिर भी आपको कोई भी डिसीजन लेने में अगर आपत्ति आती है तो चारों कॉलम लिख लेना, मुझसे पूछ लेना कि सर अब इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतनी हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। एवरीथिंग कांट बी परफेक्ट। कभी आपको कोई भी चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी लाइफ में कि आप सोचो कि परफेक्ट मिल जाएगी तब उसके बाद में मैं डिसीजन लेके तब मैं इसको करूंगा, वो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप सोचो कि इंडियन आर्मी में जाना है कि मैं आर्मी के लायक बन जाऊंगा, मैं फायरिंग फोयरिंग सब कुछ लड़ाई के मैदान के लायक बन जाऊंगा तब मैं चला जाऊंगा, तो नहीं हो सकता वो। साथियों कितने भी परफेक्ट हो जाओ 9 महीने की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई भी चीज को करने के लिए पहले क्या है, विचार करना पड़ता है, फिर डिसीजन लेना पड़ता है और फिर एक्शन लेना। किसी भी चीज को अगर आप करना चाहते हो और आपको लगता है कि ये हित में है, इससे समाज का कोई नुकसान नहीं है, तो फिर पहले आप उस डिसीजन उसको सोचो कि इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसको डिसीजन में कन्वर्ट करो। पहले थिंक देन डिसाइड और आफ्टर दैट एक्शन। और एक्शन के बाद होता है परफेक्शन, क्योंकि जब तक आप किसी काम को करोगे नहीं तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे, सही है। और चैलेंजेस जो होते हैं ना, चैलेंजेस किस तरीके के होते हैं कि किसी भी काम को अगर आप करोगे तो रिसर्च, जैसे कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट निकालती है तो वो क्या करती है, कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट निकालती है किसी भी चीज को मार्केट में उतारने के बाद में ना, तो ये नहीं कि मार्केट में उतार दिया तो उसने उसका काम खत्म हो गया, नहीं। वो R&D करती रहती है, रिसर्च करती रहती है कि इसका फीडबैक क्या आ रहा है ना। R&D करती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि आपको अपने काम के प्रति, कोई भी जो भी आपने काम किया है उसके प्रति आपको रिसर्च करते रहना चाहिए कि अब मुझे और क्या करना है, अब मुझे और क्या करना है, और उसको डेवलप करना है अपने अंदर। किसी भी काम को करने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत है वो रिसर्च करना है, प्लस डेवलप करना। ये चैलेंजेस आएंगे। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट आता है कि गेट फीडबैक। आप किसी भी काम को अगर कर रहे हो और कंटिन्यूसली कर रहे हो तो उसका फीडबैक आपको मिलना चाहिए। और अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है तो गो डाउन, दोबारा से आप पीक पॉइंट पर जाओ जहां से आपने शुरुआत की थी और देखो कि आपने गलती कहां पे की और किस चीज को आपको अपडेट करने की जरूरत है। ये मत सोचो कि देखो ये क्या है कि एक चौथा आता है रीसाइन वाला ना, रीसाइन। और तीसरा आता है रीसाइन और चौथा आता है अपडेट रेगुलर। अब मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर एक एवरेस्ट की चोटी पे कोई व्यक्ति जाता है तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए वो पहले डिसाइड करते हैं, जितने भी चढ़ने के लिए व्यक्ति जाते हैं, कि मुझे जो है ना ये 3 घंटे में या 8 घंटे में ये इस चोटी तक मैं पहुंच जाऊंगा या जाऊंगी। तो वो उतनी ऑक्सीजन, उतना फूड, उतना ही मटेरियल, उतना ही पानी वगैरह अपने साथ में लेके चलते हैं। वो फिनिशिंग पॉइंट तक, एंड मूवमेंट तक, जो फिनिशिंग पॉइंट है वहां तक का पूरा सामान नहीं गधे की तरह लेके चलते हैं। उतना लेके कोई नहीं चलता है और ना जा पाएगा कोई जिंदगी में। जिस पॉइंट तक, मतलब क्या, उससे पहले क्या किया, डिसाइड किया कि नहीं मुझे जो है ये 8 घंटे में इस पॉइंट तक पहुंचना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत से लोग होते हैं जो कि 8 घंटे या 6 घंटे में जो रास्ता तय करना होता है वो नहीं पहुंच पाते। तो वो ये नहीं कि वो नहीं पहुंच पाते तो वो वहीं बैठे रहते हैं, नहीं। वो कम बैक होते हैं, कम बैक होते हैं दोबारा से, और दोबारा से नीचे प्रैक्टिस करते हैं और वो 8 घंटे में तय करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को दोबारा से अपडेट करते हैं वो, ठीक है। फैसला नहीं बदलते, टारगेट नहीं बदलते, डिसीजन नहीं बदलते। अपने टाइम से अगर उस जगह पे नहीं पहुंचे, अगर आपने अपना कोई टाइम निश्चित किया है कि मुझे इस
एक साल में मुझे जो है ना इस व्यापार से इतना टारगेट करना है, मुझे 2 लाख का व्यापार करना है या 5 लाख का व्यापार करना है, और अगर आप उस 5 लाख के व्यापार तक नहीं पहुंचे तो आप अपने पीक पॉइंट पर जाओ, रिसर्च करो उसके बारे में, है ना, उसके बारे में फीडबैक लो कि कहाँ कहाँ आपकी कमी आई है, और उसके बारे में अपडेट हो, अपने अपने आप को अपडेट करो। 100% नेक्स्ट ईयर जो है ना वो 5 से 10 लाख कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं किसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अपनी नहीं बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया ये किसकी स्ट्रेटजी है, रतन टाटा जी की। समझ रहे हो, उनकी यही सोच है, मैं पहले डिसीजन लेता हूं और फिर डिसीजन को सही साबित करता हूं, उस डिसीजन से पीछे नहीं हटता हूं, भागता नहीं हूं। नैनो कार ली थी, नैनो कार उनको लगा कि नैनो कार जो है वो मैंने एक बजट में निकाली तो थी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लेकिन लोगों के हिसाब से वो सही नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत अपने डिसीजन को चेंज कर दिया, चेंज किया। चेंज क्या किया कि नैनो कार से फीडबैक पीछे आ गए, आए कि नहीं आए, दोबारा नैनो कार निकाली क्या उन्होंने, नहीं निकाली, थोड़ा सा अपडेट करके भी निकाली लेकिन नहीं, सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने टाटा ने क्या किया, आज की डेट में आप देखोगे मार्केट में कितनी टाटा की गाड़ियां आ रही है, कितनी आ रही है, अपडेट किया कि नहीं किया उन्होंने, R&D किया, रिसर्च एंड डेवलप किया, अपने आप को अपडेट किया, दोबारा मार्केट में लेके आए। आज टाटा की गाड़ियों का कारवां है कि नहीं है मार्केट में, पूछ हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही ना। तो अब एक होता है रिड्यूस द नंबर ऑफ चॉइस, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको चॉइस को रिड्यूस करना पड़ेगा ना, है ना। जैसे कि एक जब हम शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में तो हम पहले से सोच के जाते हैं कि मुझे जो है ना एक रेड कलर की टी शर्ट चाहिए, एक व्हाइट कलर की चाहिए, एक ब्लैक कलर की चाहिए। अगर आप ये सोच के जाओगे तो आप 15 से 20 मिनट में जाओगे और वो चूज करोगे, कलर आपको मिल जाता है तो आप लेके और तुरंत चले आओगे, 15 से 20 मिनट में शॉपिंग खत्म। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं, अब मान लो मैं अपनी वाइफ के साथ में गया, अब वाइफ को एक दुकान में साड़ी दिखाई, वाइफ ने बोला ये भी दिखा दो, नहीं भैया ये नहीं, वो भी है, अच्छा और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ। अब वो रेणुका मैडम जैसे दुकानदार बैठे होंगे और वो लगे पड़े होंगे साड़ी दिखाने में, दिखाने में, दिखाने में। अब बाद में बोलेंगे बहन जी पूरा स्टॉल दिखा दिया मैंने, पूरे जितना स्टॉक था मैंने पूरा दिखा दिया, अब आप बताओ। अब वो बोलेंगे कि नहीं इसे पसंद नहीं आया, ठीक है बहन जी अगले हफ्ते जो है नया स्टॉक आ रहा है, अगले हफ्ते फिर आइए, ठीक है। अब उसने पूरी तो उसकी दुकान वाले की तो हालत खराब कर दी। अब वो लगा पड़ा बेचारा मन ही मन में गाली देने में और अपनी साड़ियां तय करने में, कि ना तो ली और समय का समय बर्बाद हो गया। अब वो नेक्स्ट दुकान में भी जाके उन्होंने वही किया, तीसरी दुकान में वही किया, चौथी दुकान में भी किया, और बाद में बोला चलो मॉल में चलते हैं, बोला सलवार सूट लेंगे, साड़ी कैंसिल। अब एक एक घंटा तो मेरा 4 दुकानों में खत्म हुआ है ना, खराब हो गया। उसके बाद में मॉल में जाके फिर आधे 1 घंटे घूमे, फिर बोले कि नहीं सूट समझ में नहीं आ रहा, अब ऐसा करते हैं ना चलो जीन्स ही ले लेते हैं। अब जीन्स को पसंद करने में आधा घंटा लगा दिया। तो लेने क्या गए थे, वो डिसीजन जो है ना, वो जो चॉइस है ना, चॉइस रिड्यूस नहीं किया, घर से अगर रिड्यूस करके चले होते कि नहीं मुझे जो है ना सिर्फ जीन्स ही लेनी है या सलवार सूट ही लेना और इस कलर का लेना, तो फिर शायद है कि वो 5.5 घंटे की जगह हमारे जैसे जो टी शर्ट लेने वाले जो लोग जाते हैं वो 15 मिनट में शॉपिंग करके, इसीलिए बोलते हैं कि आदमी जो है ना वो बेचारा चॉइस ही बहुत कम होती है ना, 2 कपड़ों में उसकी पूरी साल निकल जाती है ना। तो रिड्यूस करने पड़ेंगे अपनी जो चॉइस को ना, रिड्यूस करना पड़ेगा हमेशा, अपने जो जो भी आप सोचते हो उसको सोच को जब रिड्यूस करोगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। प्रायोरिटी वाइज, अब प्रायोरिटी वाइज को समझिएगा बड़ी गौर से। अभी अपने पास में है टाइम, है ना, 2-3 मिनट है अपने पास में टाइम, इतने में आप समझ जाओगे ये कि प्रायोरिटी वाइजली कैसे लेना है किसी भी डिसीजन को। इंपॉर्टेंट टू अर्जेंट, पहला पॉइंट,
प्रायोरिटी वाइजली में भी पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट टू अर्जेंट, पहली चीज, और उसके नीचे दूसरा लिखिए इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरी चीज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? पहली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों भी है, इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट भी है। और दूसरा क्या है कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और तीसरा क्या है कि अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। और चौथी चीज क्या है, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ये चार तरह की कैटेगरी में आपके जो है ना, आपके जो भी काम होंगे ना, इस इन चार कैटेगरी में पहले आपको अपने कामों को बांटना पड़ेगा। अब क्या करना है, पहली कैटेगरी के सामने लिखिए डू इट नाउ। डू इट नाउ। अगर कोई भी काम आपका इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है तो उसको तुरंत डिसीजन लेके कर दो। आपको फैसला लेना है कि अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है दोनों है, तो अगर आपका ऐसा कोई काम है तो उस काम में तनिक भी देरी ना करें, आप डू इट नाउ तुरंत करें। सेकंड आपका आता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो अगर वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करो। अभी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेकिन अर्जेंट नहीं है कि नहीं अभी तुरंत ही करना है जाके, नहीं। तो उसके लिए क्या करो, प्लान करो, ठीक है, प्री प्लानिंग, और उसके बाद में उसको करो। तीसरा आता है कि अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। अगर कोई काम आपके लिए अर्जेंट है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो साथियों उस काम को आपके अलावा आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, या फिर आपके अलावा आपका मित्र भी कर सकता है, आपका दोस्त भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है उस काम। अगर वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों में फर्क है ना। अब आप किसी को चेक बुक साइन करके तो नहीं दे दोगे कि बोला अननोन पर्सन को, नहीं भाई तू ये चेक बुक से पैसे निकाल के ले आया ना, तो वो क्या है कि वो इंपॉर्टेंट है तो उसको तो आप ही स्वयं करोगे। लेकिन अर्जेंट कोई काम है कि नहीं कि सब्जी लेके आनी है, ये अर्जेंट है सब्जी लेके आनी है, तो ये इस काम को कोई भी कर सकता है। इसको जरूरी नहीं कि आप ही जाओगे तो ये सब्जी आएगी, नहीं। अरे घर में और भी कोई होगा तो भी वो लेके आ सकता है, आप सिर्फ बता दो उसको। सही है, आपका कोई फ्रेंड जा रहा है उसको फोन कर दो, अरे भाई तू मार्केट में ये चीज लेके आ जा। राइट, समझ रहे हो बात को? और चौथा पॉइंट क्या है कि अगर कोई काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो उसके बारे में विचार ही क्यों कर रहे हो फिर अभी? क्यों अपना माथा पच्ची कर रहे हो? सोचो ही मत उसके बारे में। ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, उसको टाल दो, फिर साइड में करो उसको। सही है। तो ये डिसीजन आपको राइट डिसीजन और फास्ट डिसीजन लेने में ये आपको हेल्प करेंगे। सही है, समझ में आया? कितने क्वेश्चन आज हो गए हैं? यस गुप्ता जी, कितने सवाल हो चुके हैं? आज का सेशन साथियों यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग इतने 2 घंटे से लगातार बने हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी शालीनता से मेरी बातों को सुना और समझा, और यकीन करता हूं कि सारी चीजें तो नहीं, 100% चीजें तो मैं शायद है कि आप लोगों को समझाने में कामयाब हो सकता हूं, और हो चुका भी हूं। शायद है आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट नोट डाउन भी किए होंगे, और